तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी और इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है, बिना किसी बकवास के। सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस का वो होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो सके एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। हमने यहाँ पे चीज़ों को कांस्टेंट क्यों कर दिया, मतलब स्पेसिफाई क्यों कर दिया कि इतना ही सॉल्वेंट इतना ही टेम्परेचर होगा भाई? क्योंकि हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट कि कितना हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन पे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भाई हम सॉल्वेंट को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे तो वो डिज़ोल्व होता चला जाएगा, सॉल्वेंट और बढ़ा देंगे और कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी और डिज़ोल्व हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ये इसमें घुल सकता है, ठीक है ना। ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। किस पे? सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जिन पर सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है। अब हम कंसीडर करेंगे ये सारे फैक्टर्स, जो कि ये 4 फैक्टर्स दिए गए हैं ना, इनको हम 2 अलग अलग कंडीशंस पे लगा के देखेंगे कौन कौन सी। जब हम सॉलिड को मिक्स कर रहे हो लिक्विड में और दूसरा जब हम गैस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो। तो आज मैं इस वीडियो में फर्स्ट वाला बताऊंगी कि हम जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो तब हम उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं एक लिक्विड के अंदर। तो हर सॉलिड तो हर किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो नहीं जाता है ना, वो दोनों एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं उनके डिज़ोल्व होने के लिए। जैसे कि क्या? जैसे कि हमारा NaCl हो गया, हमारी चीनी हो गई, ठीक है, ये वाटर में बहुत प्यार से घुल जाते हैं, है ना, बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्या वाटर में नेप्थलीन और एंथ्रासीन भी हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो नेप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में बहुत आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्या सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं होते हैं, है ना। तो ये कैसे कैसे हो रहा है? ये मतलब किसी चीज़ पर्टिकुलर लिक्विड में पर्टिकुलर चीज़ें ही ऐड होंगी। तो ये हमने ये ऑब्ज़र्व किया। क्या ऑब्ज़र्व किया? कि जो पोलर सॉल्यूट्स हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा? पोलर। वाटर कैसा है? पोलर, तो वो हो गया डिज़ोल्व। नेप्थलीन कैसा है? नॉन पोलर। बेंजीन है नॉन पोलर, तो हो गया डिज़ोल्व। इससे हमें क्या समझ में आता है? अगर हम जनरल बात करें तो जो सॉल्यूट जो कि एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, तो अगर उनकी इंट्रामोलिकुलर मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो इंटरेक्शन है वो सेम होती है ना, जब दोनों में मतलब सॉल्यूट की इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट की आपस में मैच कर जाती हैं तो भी वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। मतलब 2 कंडीशन आ गई, पोलर वाली और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वाली, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स बन सकते हैं आराम से। तो एट लास्ट हम क्या कह सकते हैं? लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, मतलब लोगों को अपने जैसे ही लोग पसंद आते हैं, है ना। तो ये भी उन्हीं में ही डिज़ोल्व होते हैं जो इनको अपने जैसा दिखाई देता है, एवं किसी में जाके नहीं डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर जब एक सॉलिड सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड होगा, दूसरे पैराग्राफ पे आ गए हम। जब सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होगा तो कुछ सॉल्यूट क्या होता है कि उसमें डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्यूशन में और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है सॉल्यूशन में। समझ में आया? जैसे कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड है क्योंकि हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं, वो उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ? पड़े पड़े थोड़ा सा सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया मतलब वो पानी में, मतलब जो भी हमारा लिक्विड था उसमें घुल गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? उस लिक्विड के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद थोड़ा और डिज़ोल्व हो गया तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन फिर से बढ़ गई सॉल्यूशन में। तो यही ये बोल रहा है। तो इसलिए जो प्रोसेस होती है ना, इसे बोला जाता है डिज़ोल्यूशन। डिज़ोल्यूशन कौन सी प्रोसेस होती है? जब एक सॉलिड सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो कुछ सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में और अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर लेता है उस सॉल्यूशन के अंदर। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिज़ोल्यूशन। जबकि जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करते हैं? एक दूसरे से कोलाइड कर लेते हैं। अगर वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं ना तो क्या होता है? कभी कभी हो जाता है ऐसा कि वो जो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो टकराने के बाद सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन से। मतलब जब वो आपस में टकराएंगे और आपस में मिलके वो अलग हो जाते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन, है ना। फिर ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है, 2 डेफिनेशन हुई यहाँ पे डिसोल्यूशन की और क्रिस्टलाइजेशन की, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा आप। फिर आता है हमारी एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारी दोनों प्रोसेस होती हैं
वो सेम रेट पर हो रही होती हैं। सेम मतलब कौन सी दोनों प्रोसेस, डिसोल्यूशन मतलब जितना डिसॉल्व हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब अलग होना ना, अलग हो रहा है सोल्यूशन से, और अलग होना, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जिसमें सॉलिड पार्टिकल जितने डिसॉल्व हो रहे हैं सोल्यूशन में वो इक्वल हो जाएंगे सॉलिड पार्टिकल जो कि सेपरेट आउट हो रहे हैं। फिर एक स्टेट आ जाती है हमारी डायनामिक इक्विलिब्रियम की। उस स्टेज पे क्या होता है, उस इक्विलिब्रियम पे, उस स्टेज पे जो हमारे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट क्यों जाती है, मतलब हो रहा है अभी भी क्या है कि मॉलिक्यूल्स अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं और कुछ बाहर हो रहा है, पर वो दोनों ना इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं, तो जितना वो बाहर जा रहा है उतना फिर से ऐड हुआ जा रहा है, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही हो गई ना सॉल्यूशन की। फिर दैट इज़ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या है, हाँ, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है इस स्टेज पर सॉल्यूशन के अंदर वो कांस्टेंट हो जाएगी गिवन कंडीशंस पे। गिवन कंडीशंस हमें पता है कि हम भाई चीज़ें कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो और वो मतलब डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा और सेपरेशन कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा और डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम इन दोनों को कांस्टेंट मान के चलेंगे। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिमिलर प्रोसेस फॉलो होती है गैसेस के अंदर भी। ये हमारा सॉलिड था, जब हम गैसेस को भी लिक्विड के सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करते हैं तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक अभी तीसरी डेफिनेशन आ रही है हमारी, दो डेफिनेशन और है इतने छोटे से पैराग्राफ में, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ऐड ना हो सके, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वो हो जाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन में मतलब और आप सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते भाई, उसका हो गया, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया ना, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूट डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, एक स्टेज ऐसी आ गई कि उसमें और सॉल्यूट मिक्स ही नहीं हो रहा है, और डालोगे तो वो वहीं का वहीं रखा रह रहा है, तो वो चीज़ वो हमारा जो कंडीशन आ गया वो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, इसमें हम और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं सेम टेम्परेचर, मतलब वो बीच वाली कंडीशन, सैचुरेटेड से आने से पहले जो सॉल्यूशन रहता है वो अनसैचुरेटेड रहता है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, हम और सॉल्यूट डाल रहे हैं अभी, है ना। तो जो सॉल्यूशन जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट के साथ इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वही चीज़ दी गई है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दस जो कंसनट्रेशन है सॉल्यूट की ऐसे सॉल्यूशन में वो उसकी सॉलिबिलिटी हो जाती है। सॉलिबिलिटी समझे, सॉलिबिलिटी हो गई उस सॉल्यूट की कंसनट्रेशन, ठीक है, जिसके बाद और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता, जितना डिज़ोल्व हो गया ना वो जितनी कंसनट्रेशन है ना वही उसकी सॉलिबिलिटी हो गई, कि कितना वो सॉल्यूबल हुआ, वही तो सॉलिबिलिटी में गिना जाएगा। तो अर्लियर हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो सॉलिबिलिटी है एक सब्सटेंसेस की दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करती है सब्सटेंस के नेचर पे, ठीक है, वो कैसा है, मतलब पोलर है, नॉन पोलर है और इंटरमॉलिक्यूलर वगैरह, ये हमने पहले देखा था ना, तो वो हमारे दोनों कंपोनेंट्स के नेचर पे डिपेंड कर रही थी। इसके अलावा दो पैरामीटर्स और थे, क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। अब उनका इफेक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है, देखो सॉलिबिलिटी है ना सॉलिड की लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखो इस पर ही पड़ेगा, मतलब सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड पे पड़ता होगा, पर हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है कि टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट करेगा, इसमें हमारा ली चैटलियस प्रिंसिपल फॉलो होता है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कैसे, जैसे कि अगर हम आपका जो सैचुरेशन सॉल्यूशन है, मतलब जैसे कि हम सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, हम सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्यूशन में और हीट रिलीज हो गई, एंडोथर्मिक मतलब एंडोथर्मिक मतलब हीट उसमें एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमको पता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भाई जब हम उसको गर्म करते हैं तो कोई भी चीज़ आराम से डिज़ोल्व हो जाती है कि नहीं होती है। अब पानी और चीनी का वो है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर करोगे नहीं होगा इतनी जल्दी डिज़ोल्व, लेकिन अगर गैस पर रख दोगे टेम्परेचर बढ़ा दोगे कितनी जल्दी डिज़ोल्व होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एंडोथर्मिक जब उसमें हम हीट दे रहे हैं तो सॉल्विटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन अगर वो एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक समझ रहे हो, मतलब उसमें से हीट रिलीज़ हो रही है,
तो भाई जब उसमें से हीट रिलीज़ हो रही है तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि सॉल्यूबल करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत है, उसमें हीट दो, उससे लो मत, ले लोगे तो वैसे ही सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं ली चाटर्जियस प्रिंसिपल। एक बार और रिकॉल करते हैं कि अगर एंडोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। अब है प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर का जो है वो सॉलिड इन लिक्विड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेस, प्रेशर लगा के तुम सॉलिड को और लिक्विड को कंप्रेस नहीं ना कर सकते हो, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो गैस पे ज़्यादा होता है। और गैस अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो बाय बाय तब तक के लिए।